बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ थोड़ी देर बाद जो है मौजूद होंगे सुहेल रशीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो तश्कील नौ थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी थी, उसकी तश्कील नौ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और 3 सफ़हात पर मुश्तमिल एक ख़त लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जिसके जवाब में आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल ख़त जो है वो लिखा है। इस ख़त में क्या है और इस ख़त के मतन में क्या है, और 11 जो एतराज़ात थे या जिस बुनियाद पर जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर निकाला गया कमेटी से, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ जो है वो इस ख़त में लिखा गया, उसके तमाम पहलुओं को ज़ेर बहस लाएंगे और आपके सामने रखेंगे कि इस ख़त के बाद अब होगा क्या, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर उन पर जो है वो एक सीरियस नोयत के इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं इस ख़त में, और दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह उनको भी ऐसे कुछ सवालात छोड़े गए हैं जिनके जवाबात अब उन्हीं को ही देने होंगे, क्योंकि जस्टिस याह्या आफरीदी की शमूलियत के हवाले से ये कहा गया कि शायद वो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में बात हुई, उनको कहा गया। तो ये सवालात हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एक मुतफरिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में डाली है, और इलेक्शन कमीशन अब क्या चाहता है। 12 जुलाई से लेकर आज तक इलेक्शन कमीशन इस मामले को लटका रहा है। इलेक्शन कमीशन जो है वो अमल नहीं कर रहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, और सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस हैं उन्होंने जब वजाहत दी थी तो उस वक्त भी ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मामले को लटका रहा है। कोई ऐसा सवाल नहीं था, उसको डाखाने का किरदार था, लेकिन इसके बावजूद 7 मीटिंग्स की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके मेंबरान हैं, और 7 मीटिंग्स के बाद रोज़ाना मीटिंग, कोई रॉकेट साइंस जो है वो उसमें नहीं है जो जजमेंट को पढ़ने के लिए। लेकिन सिर्फ रॉकेट साइंस अगर है तो वो यही है कि ये जो जजमेंट है 70 सफ़हात की, ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक पूरी चार्जशीट है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई को फैसला आता है, ये कहीं अगस्त में जाकर लेजिस्लेशन होती है। इस दौरान का जो एरिया था तब इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया और उसमें यह डाल दिया कि हमें तो दस्तखत किसके मानने हैं, और इस किस्म की बातें डाल के सुप्रीम कोर्ट को कह दिया जी वजाहत कर दें। और उसके बाद जो है वो तरमीम आ गई इलेक्शन एक्ट में, तो अब ये कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम को मानना है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना है। तो फिर दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास आ गए हैं। ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी इंतज़ार में है कि कोई जो है वो आईनी तरामीम का पैकेज हो, जुडिशल पैकेज हो, चीज़ें तब्दील हो जाएं वैसे ही, और उसके बाद जो है वो इस मामले को देखे। ये एक पॉसिबिलिटी जो है वो ये भी हो सकती है, क्योंकि दरख्वास्त डाली गई है। अब जो है वो उस पर बेंच बैठेगा कब, किस तारीख को बैठेगा, क्या वजाहत देगा, ये चीज़ें अब देखने वाली हैं, इसमें कितना टाइम लग सकता है। तो सुहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है, दोनों मौज़ूआत पे बात करते हैं। सुहेल रशीद साहब, क्या चल रहा है? जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी जानिब से ये ख़त किताबत का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, अगरचे जो ख़त लिखने का रवाज जो है वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे तो ये उनको जाता है कि उन्होंने ये रवाज डाला और बड़े ख़त जो है वो लिखे जाते थे उनके ज़माने में, और फिर जो है वो ख़त मीडिया के पास भी पहुँच जाते थे। अब जो है वो ख़त या कोई वजाहत जो है वो मीडिया के पास पहुंचती है तो उस पर भी उनका एतराज़ आता है। तो अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट आज की है प्योरली कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह दोनों टारगेट पे हैं आज के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ के जवाबी ख़त में। तो कौन से ऐसे नुकात हैं जिसको मतलब एग्जैजरेट किया गया है आपको लगता है, या ये मामला अब तवालत पकड़ेगा, अब जवाबात मज़ीद आएंगे? देखें, एक तो जजेस को फैसले लिखने चाहिए, लेकिन ख़त लिखे जा रहे हैं। अब ख़त भी कौन लिख रहा है? चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ख़त लिख रहे हैं, और ख़त लिख रहे हैं अपने ही साथी जजेस को जो उनके नेक्स्ट डोर चैम्बर्स में बैठे हुए हैं। अब उनको जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ख़त लिखा था वो क्या था? वो ये था कि आप फुल कोर्ट जजेस की मीटिंग बुला लें। तो भाई ख़त क्यों लिख रहे हैं? बुलाएं, साथी हैं आपके, आप तो जमहूरियत के दावेदार थे कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत लाया हूँ। उनको बुलाएं, सारों को बिठाएं, फुल कोर्ट मीटिंग कन्वीन करें
उनकी राय सुने, अपनी भी सुनाए कि जी उन्होंने वैसे कहा सदारती क्यों था, ऑर्डिनेंस- क्योंकि सितंबर 2023 में जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे अमल दरामद शुरू हुआ तो उस वक्त भी फुल कोर्ट की मीटिंग हुई थी, फुल कोर्ट की मीटिंग हुई थी, फुल कोर्ट का फैसला है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये लिखा है कि फैसले में हमने करार दिया था कि फर्दर इंक्रोचमेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर नहीं होगी और हम अपने रूल्स खुद बनाएंगे। तो उस फैसले की रोशनी में जो फुल कोर्ट का है, ये जो सदारती ऑर्डिनेंस है, इसकी आईनी हैसियत पर सवालात हैं। लिहाजा इसको या तो आप फुल कोर्ट दोबारा ओपन कोर्ट में बिठाएं जो इसके ऊपर देखे कि इसकी आईनी हैसियत क्या है, क्योंकि वो मास्टर ऑफ रोस्टर वाला सारा मामला तो उधर चला गया फिर जी। अच्छा, और या फिर आप फुल कोर्ट जजेस की मीटिंग बुला लें जो इसके तहत तरीकाकार तय कर लें कि सदारती ऑर्डिनेंस ये आ गया, इसके तहत अब क्या रूल्स होंगे गेम के, कैसे जजेस को शामिल वन मैन शो नहीं हो निकाला सकता। जाएगा। हाँ, तो उसके जवाब में कहा जा रहा है जी कि हम इख्तियार दिया गया कानून में और अपने इख्तियार इस्तेमाल कर लिए। फिर दूसरी बात, जस्टिस मुनीब अख्तर पे ये दूसरा हमला हुआ है। एक तो उनको कमेटी से उठा के निकाल दिया, अब खत भी उन्होंने नहीं लिखा, खत जैसे मंसूर अली शाह ने लिखा जो कमेटी के दूसरे मेंबर थे, और उन्हें बताया जा रहा है जी उनका रवैया मुनासिब नहीं था। अब अगर जमहूरियत थी कमेटी के अंदर तो 3 जजेस हैं ना, चीफ जस्टिस, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर। जस्टिस मंसूर अली शाह क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन्हें क्यों निकाला, जस्टिस मुनीब तो नहीं कह रहे मेरा रवैया ठीक नहीं है, तो दो जजेस तो एक साइड हो गए। आप अकेले डिक्लेयर कर रहे हैं जी कि वो उनका रवैया ठीक नहीं था और उनको कमेटी में रखना नहीं बनता। ये कौन सा तरीका, ये कौन सी जमहूरियत है, कौन सा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रह गया, पीछे कुछ भी नहीं रह गया। जब चीफ जस्टिस के हाथ ही इख्तियार आ गया है कि वो अपनी मर्जी का दूसरा जज लगा के 2-1 से फैसले ले सकते हैं, तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था वो अमलन इस सदारती ऑर्डिनेंस से दोबारा गैर फाल हो गया है। अब चीफ जस्टिस अकेले फैसले करें बेंचेस का, या मर्जी का जज साथ बिठा के तो केसेस फिक्स कर लें। तो वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ना कि मुझे तो मतलब इख्तियार है कानून में और वो इख्तियार मैंने इस्तेमाल किया है। कल तक वो चीफ जस्टिस के लामहदूद इख्तियारात पे बहुत बड़ा बात भी करते थे और फिर पूरा साल जो है वो क्रेडिट भी लेते रहे, सारा कुछ करते रहे। एक बात जो है वो सुहेल रशीद साहब उन्होंने ये लिखा है कि 13 सितंबर की एक मीटिंग हुई थी जो जुडिशल कमीशन की हवाले से जो रूल्स बनाने थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल थे, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस शामिल थे, तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, वहाँ सीनियर प्यूनी जजेस और वजारत कानून के हुकाम, अटॉर्नी जनरल उसमें शरीक थे। ये जुम्मे का दिन था। अच्छा, उस मीटिंग में हुआ ये था कि कुछ ज़राए ने बाद में बताया कि जैसे ही मीटिंग शुरू होती है जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये पॉइंट आउट किया कि क्योंकि 3 सितंबर की जो मीटिंग थी 3 मई की वो मीटिंग इस बुनियाद पर जो है वो मुअख्खर हुई थी क्योंकि हुकूमत कोई जुडिशल पैकेज ला रही है, कोई आईनी तरमीम ला रही है। तो उन्होंने ये पूछा अटॉर्नी जनरल से, क्योंकि वज़ीर कानून तो थे नहीं, कि आप वाज़ेह तौर पर बताएं कि आप ला रहे हैं या नहीं ला रहे। नहीं ला रहे तो हम आगे चलाते हैं, आप ला रहे हैं तो फिर आगे नहीं चलाते। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ने क्लैरिटी के साथ बात नहीं की, वो आपको पता है बार भी आके उन्होंने वो बात की थी। फिर जुम्मे का टाइम था, जुम्मे के टाइम से पहले जस्टिस याह्या अफरीदी ने दोबारा से अटॉर्नी जनरल को मुस्कुराते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब बता दें, आप पता करके उनसे पता करके ही बता दें कि क्या चल रहा है। तो अटॉर्नी जनरल साहब जुम्मे के बाद आते हैं, ज़राए ये कहते हैं कि फिर भी उन्होंने क्लियर नहीं किया कि हम तरमीम ला रहे हैं या नहीं ला रहे। अब जस्टिस मुनीब अख्तर ये कह रहे थे और उनकी बात सच्ची साबित हुई, पूरी सारी कमेटी साइड पे हो गई, उनकी बात सच्ची साबित हुई कि अगर आईनी तरमीम आनी है तो हम ये मशक क्यों कर रहे हैं। इसीलिए आपको 28 का जो इजलास है वो मुअख्खर करना पड़ा। फिर क्या हुआ, 27 को ये बैठे, वो उठ के चले गए। अगले दिन हुकूमत जो है वो आईनी तरमीम के लिए तैयारी किए बैठी थी और जस्टिस मुनीब अख्तर का वो जो उन्होंने मुमकिन ये कहा था कि आईनी तरमीम आनी है तो हम ये मशक ना करें, वो बात सच्ची साबित हुई। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक पॉइंट वो भी लिया है उन पर एतराज का कि कमेटी से क्यों निकाला गया, क्योंकि वो वहां से चले गए थे। वो तो ठीक गए थे कि आप जो है वो क्यों, मतलब जब अगले दिन ये देखना है ना कि क्या उस कमेटी से वर्कआउट किया था या ये कमीशन से वर्कआउट किया था, ये 2 अलग-अलग चीजें हैं। नहीं, वो मुझे लगा है रिकॉर्ड कि चीफ जस्टिस और मुख्तलिफ जो लिखा हुआ है वहां पे मुझे जो लग रहा है उस कमेटी का तासुर मिल रहा है मुझे, तो क्योंकि वो जो इजलास था उस इजलास जाने पे आप फिर पनिश कर रहे हैं दूसरे कमेटी से निकाल। नहीं, वो तो बिहेवियर जो है वो बिहेवियर पे भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी छुट्टियां कर ली, भाई छुट्टियां हैं, सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां कर ली हैं। बंदियाल साहब को चैम्बर वर्क पे चले जाने पे किसी जज को ना बहुत ज्यादा जो है ना करना चाहिए था। तो हाँ बिल्कुल, वो सितंबर 2023 अप्रैल से लेकर सितंबर 2023 तक, अप्रैल से सितंबर तक जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं वो चैम्बर वर्क पे थे। उन्होंने अदालती काम नहीं किया, उन्होंने जुडिशल वर्क नहीं किया।
क्या वो किसी लम्हे भी उसका जवाब देंगे कि आपने क्यों नहीं काम किया? क्या आपने भी फिर वो सैलरीज, अपनी जो सहूलियात थी, वो आप जो है वो सरेंडर कर चुके थे उस पीरियड की, आपने क्यों काम नहीं किया? ठीक है, प्रिंसिपल था, तो बाकी भी जजेस तो थे ना कि एक मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है, बाकी जजेस भी, उनको इतराज भी था, इसके बावजूद वो वक्त अपने चैम्बर वर्क पे नहीं लगा रहे थे, वो अपना केसेस सुन रहे थे। बाद में जब सितंबर में ये मामला सेटल हुआ और उसके बाद फिर उसको जो लीगल कवर जो है वो दे दिया गया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या इतराजात हैं और क्या, जैसे याहिया अफरीदी के हवाले से काफी खिचड़ी बनी है। एक तो ये खत जो है ना, इस बार उसकी कॉपी जो है ना अभी तक अच्छा वेटिंग में है। गो के काफ़ी सारे मतलब ना उन रिपोर्टर्स ने बड़ी डिटेल से उसके इन अल्फाज भी लिखे हुए हैं। अच्छा लेकिन मैंने वैसे ये कॉपी जो है तमाम और मैंने वो अल्फाज देखकर कि ये अल्फाज कौन इस्तेमाल कर सकता है, मैंने मुतलका सोर्सेज से रब्ता किया। अच्छा कि जनाब अगर उसे लिखे आया तो मैंने दे दियो। ठीक है। उन्होंने कहा जी नहीं वो हमारे लिखा है लेकिन वो कॉपी नहीं है ना, तो आपको मिले तो हमें दीजिएगा। ठीक है। अब इतनी अगर तो उर्दू में लिखा गया है और इतनी ज़बरदस्त किस्म की उर्दू लिखी गई है, दुरुस्त तो उर्दू में लफ्ज एक लिखा गया है, उर्दू के टिकर्स बने हुए हैं, दुरुस्त। ये क्या होता है वैसे? दुरुस्त रवैया जी, बड़ा मतलब ना करख्त रवैया जो आपको ना रफ सा रफली। ठीक है। हाँ, तो अब जैसे मुनीब अख्तर अंग्रेजी बहुत हैवी लिखते हैं। ठीक है। अगर वो अंग्रेजी में हैवी आ गया तो मैं आपको बता दूं गूगल ट्रांसलेटर की भी बात हो जानी है। अच्छा और चूंकि उनको इल्जामात भी लग रहे हैं, और इल्जामात ऐसे हैं जैसे कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने फैसला जारी किया। हाँ, ये जज के कंडक्ट पे यार, जज के कंडक्ट पे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऐसे बंदा जो है वो उठा सकता है। आज तक के रवज्जा कवानीन आइन के मुताबिक वो आने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। बिल्कुल। उनसे मुतालिक आप ना उनको पहले मुतनाज़ा बना रहे हैं, उनका रवैया ही ठीक नहीं। उनकी सीनियर्स के साथ, कौन से सीनियर्स के साथ? उनसे सीनियर एक जस्टिस मंसूर है, एक आप हैं। वैसे एक बात जस्टिस मंसूर को शिकवानी, एक बात हमें तस्लीम करनी चाहिए कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है, उन्होंने 63A में जो फैसला दिया था उस पर हमारे दोस्तों ने भी बहुत ज़्यादा तनकीद भी की, री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन वो जो उन्होंने ये बात की थी उस बात को मेरे ख्याल में आज समझ आ रही है कि आज हुकूमत वक्त वो 63A वाला बार ख़त्म करके वो फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोल के वो कानून साजी करना चाहती है। तो वो जो एक पार्टी का स्ट्रक्चर है, कोई सिलसिला है, वो उसमें ख़त्म है। ये उन्होंने बात की थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला जो मामला जब था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, तब भी उन्होंने ये बात की थी कि ये आप जो है वो कंट्रोल उधर दे रहे हैं। तो वो सच साबित हुई 1 साल के बाद कि कंट्रोल उधर से था, और उधर से फिर कंट्रोल उन्होंने जो है वो ऑर्डिनेंस के जरिए कर दिया कि ऑर्डिनेंस जारी करके, तो जब ऑर्डिनेंस जारी हो गया तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा जो मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा कि अब फुल कोर्ट बुला रहे हैं, फुल कोर्ट की तरफ नहीं गए। इन्होंने कहा है कि मेरा इख्तियार है और मैंने जो है वो इस्तेमाल कर लिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी दरमियान में कहीं घूम रहे हैं, वो क्या चक्कर है? अब बात तो खुल गई है ना कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने माजरत की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने क्यों माजरत की? अब जस्टिस याहिया अफरीदी भी अगर खत लिखने बैठे कि मैंने तो इसलिए माजरत की कि मैं तो हक में नहीं हूँ कि ऐसे आप फर्द वाहिद उठ के तो कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट कर दे। तो फिर उनका भी मौक़िफ़ चला जाएगा जस्टिस मंसूर के साथ। अब ये खत गया तो जस्टिस मंसूर ने इसके जवाब में एक और खत लिखा, एक वजारत लिखा जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा, एक खत अगर जस्टिस मुनीब अख्तर जिन पर इतने हमले हो रहे हैं उन्होंने लिखा, तो 3 खत आ जाएंगे। तो चीफ जस्टिस साहब को अगर 3 से बढ़ के बाद 13 तक गई और ख़त इतने ज़्यादा आ गए तो इनकी जमहूरियत तो वो शेर अफजल मरवत वाली खाते में चली जाएगी। ठीक है, जो ये लाए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि सारे जजेस अब आपको कह रहे हैं कि भाई अच्छा फुल कोर्ट, अभी तक जो कापी मैं जो वेट कर रहा हूँ ना भाई, जो कहा था जैसे मंसूर अली शाह ने कि फुल कोर्ट बुला लें, उसका क्या जवाब दिया आपने? जिसका बड़ा क्रेडिट अभी नए अदालती साल पे आपने कहा मुझसे पहले इतने साल नहीं बुलाया गया, आपने ये तासुर दिया, वो लोग डरते थे सारे जजेस से, अब आप पे बुलाएं। आपको तो इससे पहले सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा था ना। नहीं, वो कैसे बुलाएंगे? वो अगर ऐसी सूरत हाल होती तो वो तो अजीब सी सिचुएशन, वो एडहॉक जजेस को उन्होंने जो पोर्ट्रे किया है वो भी बहरहाल अजीब ही है। अगर सीनियर जजेस की रिस्पेक्ट नहीं करते से मुराद एडहॉक जजेस हैं, तो एडहॉक जजेस क्या सीनियर जजेस आएंगे? साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं, उनका नंबर 18वां और 19वां है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो शौक से उन्होंने ये अपनी तनज़ली एक्सेप्ट किया ना एडहॉक जज लगने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप सीनियरिटी तो क्लेम ना करें। अच्छा जी, ये मामला है। बहरहाल ये अगर मजीद तफसीलात आती हैं इसकी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन के मामले पर। क्या इलेक्शन कमीशन पे फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन, वैसे मुझे जो समझ आ रही है इलेक्शन कमीशन ये चाह रहा है कि ये मामला जितना लटक सकता है लटके। उसकी वजह ये है कि अक्टूबर के पहले वीक में
अगर हुकूमत ने पा ला के इधर उधर से मौलाना को मिला के वो आईनी तरमीम ले आई तो फिर तो वैसा ही सिचुएशन जो है वो इस बिखर जाएगी, स्ट्रक्चर बिखर जाएगा। अदलिया पावरलेस करने का, सुप्रीम कोर्ट को पावरलेस करने का जो प्लान है, अगर तो वो हुआ तो फिर तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको क्या लगता है? समझाओ ना, इलेक्शन कमीशन में देखें कल 2 मेंबरान ने स्टैंड ले लिया था, ठीक, और ये कोई दरखास्त नहीं थी जिसे 3-2 से आपको डिसाइड कर दें। आप 2 मेंबरान 2 सूबों को रिप्रेजेंट करते हैं ना, 4 सूबे से किया जाता है, और पंजाब और केपी लार्जर आपका वो बन जाता है। वो जब कह रहे हैं कि नहीं आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऐसे नहीं जाना, अमल दरामद करना है, और उसके बाद ये आ जाती है दरखास्त की हमारी रहनुमाई करें, तो मेरी नज़र में तो इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर फुल टास्क 8 जजेस को दे दिया है। अब जुडिशल ऑर्डर है ना, 8 जजेस का फैसला, एक्सरेंसी फैसला है, जो कह रहा है कि ये दरखास्त आएगी तो वही 8 जज इस पे ओवर ऑर्डर जारी करेंगे। इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो रिकंस्टिट्यूटिव कमेटी के पास इख्तियार नहीं है किसी और बेंच को दे दे वजात के लिए, वही 8 जज देंगे। नहीं कोई पता तो नहीं है, वो कहेंगे मैं भी ऐसे दे दें जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ। मेरा आखिरी माह चल रहा है तो यार इंतजामी तौर पे आप जुडिशल ऑर्डर को कैसे वो कर सकते हैं? जो माजी में इनके साथ हुआ इसका ये शिकायत आप भी कर रहे हैं कि मेरे ऑर्डर को जनाब रजिस्ट्रार ने गैर मौसर कर दिया था, फिर आप 8 जजों के ऑर्डर को कैसे गैर मौसर करेंगे? ऐसे ये उन्हीं 8 जज के पास जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन ने एक और फुल टास्क फेंकी है और पाँव भी क्रीज से बाहर है और फ्री हिट 8 जजों के पास है। वो अब एक ऑर्डर के साथ ना इनका जो रेट्रोस्पेक्टिविटी है ना इलेक्शन एक्ट में तरमीम की, उसको उड़ा सकते हैं। वो कहेंगे कि हमने आपको, और वो पहले कह चुके हैं कि कोई सब्सिक्वेंट एक्ट इसके ऊपर हावी नहीं आएगा, इसको गैर मौसर नहीं करेगा। तो अब वो नाम लिख के कह देंगे कि सब्सिक्वेंट एक्ट जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है वो भी इसके ऊपर नहीं है, पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं होगा। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने जान छुड़ाई है जो उस पर दबाव था पार्लियामेंट की जानिब से। अब इलेक्शन कमीशन ने वो मामला पूरा यहाँ रेफर कर दिया है कि जी पार्लियामेंट हमें ये कह रही है, आप हमें बताएं इस पर क्या करें। अब जो भी जवाब आएगा वो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को आमने सामने अगर करता है तो उसकी पहल पार्लियामेंट से हुई है। अच्छा। तरतीब तो यही है। वैसे तो अभी जो टैक्स मैटर था उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये जो क्लियर कर दिया था कि किन बाद में हुई कानून साजी जी आईनी हकूक जो क्रिएट हो चुके हों किसी के जो पहले हों उससे उसको महरूम नहीं करती, और तफसीली फैसला चीख का कह रहा है कि आईनी हकूक अवाम के, इलेक्टोरेट के जो आपने नुमाइंदे मुंतखब करने के हैं वो हमने अपहेल्ड किए हैं। तो वो इतने सारे लोगों के आईनी हकूक आप जो है ना, आप उन जज समझते हैं कि वो यू टर्न लेंगे उससे और वापस कहेंगे नहीं जी आप उधर चले जाएं, सब्सिक्वेंट एक्ट से आप उसको गैर मुसर करेंगे। ऐसा नहीं है, सादा कानून साजी से वो आईनी हकूक और वजाहत के साथ उस फैसले में टैक्स मैटर वाले में कहा गया कि आर्टिकल 8 आइन का ये कहता है कोई ऐसी कानून साजी नहीं होगी जो आर्टिकल 9 से आर्टिकल 28 तक के दरमियान दिए जो बुनियादी आईनी हकूक हैं उनकी खिलाफ वर्जी में हो। उसके दरमियान आर्टिकल 17 भी आता है, सारे आते हैं, पोलिटिकल पार्टी समेत सारी चीज़ें। तो उसके ऊपर तो भूल जाएं आपके इलेक्शन कमीशन की इस दरखास्त पे ना कोई यू टर्न होगा, या जो लोग उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं कि शायद इस महाज से सुप्रीम कोर्ट जो है ना पीछे हटेगी और एक बड़ा टकराव हो रहा है, कोई टकराव नहीं हो रहा। पार्लियामेंट की जानिब से अगर कोई, पार्लियामेंट नहीं हुकूमत अगर पार्लियामेंट का फोरम यूज़ करके तो उसको आगे कर रही है उसकी गर्दन एक ऐसे मामले में, तो उसको रियलाइज कराना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं। टकराव ये है ही नहीं, इसको टकराव डिक्लेयर करना भी गलत है और वो उन मंसूबों की हिमायत होगा। बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ बताया। एक तो ख़त जो चल रहे हैं, ख़त्तो किताबत सुप्रीम कोर्ट की, इसके क्या असरात हो सकते हैं, और दूसरा इलेक्शन मामला जो है वो मखसूस नशिस्तों का जो मामला है ये अब कहाँ पे जाकर रुकेगा। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।